Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दारफुर रीजन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। मैं थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले बता दूं, आज फ्राइडे है, न्यूज़पेपर में कोई ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें नहीं आई हैं, टॉपिक्स थोड़े कम होते हैं, एडिटोरियल कम होते हैं, बट एक आध एडिटोरियल हैं जो बहुत काम के हैं। तो जैसा भी सेशन होने वाला है बहुत काम का होगा, स्पेशली आपके एग्जामिनेशन को देख कर तैयार किया गया है। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, जो बेसिकली आपकी रिमेंबरिंग पावर को इम्प्रूव करेगा, याद रखने की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएगा, साथ ही साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वैसे आप देखोगे ये टॉपिक जो थंबनेल पे मेंशन किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारे इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हो चुका है 4 फरवरी को, और द हिंदू में 5 फरवरी को पब्लिश हो चुका है। हम लेट हो गए डिस्कस करने के लिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, चाहे आगे पीछे क्यों ना हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दोस्तों तैयार किया जा रहा है, और वो जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में आ गया है, लगभग वो कंप्लीट हो रहा है। और ये कहाँ पे बन रहा है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है चिली। यहीं पर एक डेजर्ट है, बहुत पॉपुलर डेजर्ट, जिसको बोलते हैं एटाकामा डेजर्ट। इसी डेजर्ट में दोस्तों यहाँ पर इस टेलीस्कोप को रेडी किया जा रहा है। अगर हम लोग मैप को देखना चाहें तो सबसे पहले अपने फेवरेट मैप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है इंडिया, हमें चलना है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका चलने के लिए सबसे पहले अफ्रीका को क्रॉस करते हुए हमें अफ्रीका को क्रॉस कर लिया है, देन उसके बाद आ गए हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये देखो आपको एंडीज़ माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये एंडीज़ लिखा हुआ है ना, एंडीज़ की पहाड़ियाँ यहीं पर प्रेजेंट है, और यहीं पर आपको एक देश देखने को मिल जाएगा छोटा सा, वैसे इसकी लंबाई बहुत है, इसको हम चिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये चिली देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखा है ना, ये है चिली। यहीं पर एक डेजर्ट है जिसको हम एटाकामा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। नाउ अब आपको उस डेजर्ट का एग्जैक्ट लोकेशन देखना है तो दोस्तों वापस से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक मैप लगा दिया है, ये आपको नज़र आएगा, ये है वो एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, इसी डेजर्ट में ये टेलीस्कोप लगाया गया है। तो आपसे पूछा जाए एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया गया है, एटाकामा डेजर्ट के अंदर में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये। ठीक है, अब टेलीस्कोप क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक दूरबीन की तरह ये काम करने वाला है, जो कि अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करेगा, स्पेस में जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑब्जर्व करने का काम करने वाला है। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लगातार क्या कर रहे हैं, स्पेस में नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं स्पेस को इतना ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व किया जाए ताकि जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा पूरा सौर मंडल है, इस सौर मंडल से बाहर कुछ और प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं। अब सौर मंडल से बाहर कोई प्लैनेट प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट। उनको स्टडी करना है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को स्टडी करना है, जिसमें हम लोग कई बार एलियंस वगैरह को काउंट करना है। तो इनको स्टडी करने के लिए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन बन जा सकता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि इस टेलीस्कोप को किसने तैयार किया है। इसको डेवलप किया गया है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की साइड से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESO बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो टेलीस्कोप का नाम एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, डेवलप किया है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने। और ये जो एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ELT के नाम से जानते हैं, ये दुनिया का सबसे ताकतवर ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने वाला है। इसके अंदर में हमने 39 मीटर सेगमेंट प्राइमरी मिरर को यूज़ किया है, और भी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि हम जो अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करते हैं ना, जिसको बोलते हैं डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन करना, तो उसमें एक नई क्रांति लेकर आ सके, नए एक्सो प्लैनेट्स को डिटेक्ट किया जा सके,
कॉस्मोलॉजी की स्टडी की जा सके, डीप स्पेस ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बताया ही। ठीक है, तो आपसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में ये क्लियर हो चुका है। ये जो इसमें बड़ा सा मिरर यूज़ किया गया है, बहुत सारी लाइट्स को, आ रही लाइट्स को यहाँ पर ये कलेक्ट करेगा। दूसरे टेलीस्कोप के मामले में क्योंकि बड़े साइज़ का है तो ढेर सारी एनर्जीज़ को यहाँ पर ये कलेक्ट कर सकता है, जिससे यहाँ पर इसकी ऑब्जर्वेशन जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। लोकेशन आपको पता चल ही चुका है, एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आएगा, दुनिया में हम किसी भी कोने को चुन सकते थे इस टेलीस्कोप को लगाने के लिए, तो हमने एटाकामा डेजर्ट को ही क्यों चुना? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बहुत कम है ना। एरिया बिल्कुल खाली है, कोई दूसरा प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, ना कोई लाइट पोल्यूशन है, एकदम क्लियर स्पेस है। तो जो एरिया खाली है, स्पेस बिल्कुल क्लियर है और वहाँ का जो वातावरण है वो साफ़ है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, स्पेशली स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब इस टेलीस्कोप के अंदर में हमने एडवांस ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, कुछ नए प्रकार के, ऑब्वियस सी बात है आज के समय के हिसाब से इसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो दूसरे जितने भी टेलीस्कोप्स हैं उनके कंपैरिजन में एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। इवन ये बोला जा रहा है कि हमारे पास में, देखो आपको पता होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 16 गुना ज़्यादा ये शार्पर होने वाला है, शार्पर इमेजेस को प्रोवाइड करवाएगा, जो एकदम एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी की इमेज होने वाली हैं। इसमें 5 मिरर्स का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें एक पावरफुल सेकेंडरी मिरर भी होने वाला है। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें एक्सोप्लैनेट की स्टडी करना। तो एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? पृथ्वी की तरह हमें कुछ ग्रह की खोज करनी है, उसको डिटेक्ट करना है, लेकिन ये ग्रह कहाँ मिलेंगे? एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बियॉन्ड दी सोलर सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कॉस्मोलॉजी पढ़ना है, जिसमें हम समझेंगे इस स्पेस के अंदर में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसको लेकर ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में आज है भी नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा है, तो वो जो एक्सपेंशन हो रहा है, बीच में जो एनर्जी प्रेजेंट है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो क्या है, तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के नेचर को समझना, ये भी इस टेलीस्कोप के माध्यम से किया जाएगा। फिर गैलेक्सी फॉर्मेशन के ऊपर में हम एक स्पेशल काम करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये काम करेंगे जो नई नई गैलेक्सीज़ हैं, स्पेशली आकाशगंगा है जिसको बोलते हैं, जैसे आज हम मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में, तो हमें यहाँ पर कुछ नई गैलेक्सीज़ के बारे में समझना, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझना, फिर फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल से स्टडी करना, ये सब मेन पर्पस होगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है इस ELT टेलीस्कोप का। तो फंडामेंटल फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, इसको यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे लेवल पर टेस्ट करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो पर्पज़ आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप का मेन काम क्या है, क्यों लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस प्रोजेक्ट को जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट किया जा रहा है, बिल्कुल अंतिम हिस्से में ये आ चुका है, तो इसमें कितना कॉस्ट आ रहा है और ये कॉस्ट, ये फंडिंग किसने दी है? तो ELT को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसमें जो खर्चा आ रहा है वो 1.3 बिलियन यूरोस का आ रहा है। डॉलर्स में देखेंगे तो 1.4 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे खर्चा है। इसको फंड कर रहा है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESO बोलते हैं, क्योंकि यही ESO है जो इस टेलीस्कोप को बना रहा है। किसको? इस एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT को बना रहा है। अभी हम इस बॉडी के बारे में भी बात करेंगे, ESO के बारे में, कि ESO क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो स्पेस साइंस है इसके अंदर में एक बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है इस नए टेलीस्कोप का, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन एक अल्टीमेट लेवल का है, हाई क्वालिटी की पिक्चर्स आपको ये प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में जो दूसरे टेलीस्कोप्स हैं, चाहे वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो, ये अंतरिक्ष से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर वेरी लार्ज टेलीस्कोप हमारे पास में एक और प्रेजेंट है। देखो टेलीस्कोप आप धरती पे भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला है। फिर हम स्पेस में भी टेलीस्कोप्स को लॉन्च करते हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो गया, ये हमारे स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा होता है अंतरिक्ष में रहकर। ये इन दोनों की जितनी भी लिमिटेशंस हैं, यानी कि इन दोनों ही टेलीस्कोप्स में कुछ ना कुछ यहाँ पर कह सकते हैं एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है, उसके अलावा ये काम नहीं कर सकते। तो वो जो अलावा वाला काम है ना, वो नया वाला टेलीस्कोप करने वाला है, वो नए बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है, जहाँ पे एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेजिंग और भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के ऊपर में नई नई रिसर्च ये प्रोवाइड करवाएगा। फिर
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस टेलीस्कोप को डेवलप किया है ईएसओ ने, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने। तो ये ईएसओ क्या है और किस तरीके से वर्क करता है ये जान के रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप लोगों से फैक्ट बन सकता है। मैं हर एक आर्टिकल को प्रीलिम्स और मेंस दोनों को देखते हुए यहाँ पे समझा रहा हूँ, इतना डेटा आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो ईएसओ में सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज प्रेजेंट हैं, उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही हैं। इस ईएसओ को बनाया गया था 1962 के अंदर में, याद रखिएगा। ये यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो है एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन साइंटिफिक बॉडी है, जिसका मेन काम है एस्ट्रोनॉमी को लेकर, स्पेस को लेकर नई नई रिसर्चेस करना। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, ऐसा नहीं है कि यूरोप की एक बॉडी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज प्रेजेंट हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ कौन कौन से प्रेजेंट है, जब बात करते हैं मेंबर स्टेट्स के बारे में, तो इसमें 16 तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर में टोटल 27 नेशंस हैं। तो उनमें से जो 16 कंट्रीज़ है वो इसका हिस्सा हैं। उसके अलावा यहाँ पे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके, स्पेन, स्वीडन हो गया, ये सब यहाँ पर इस ईएसओ का हिस्सा है, याद रखिएगा। मतलब इसी में ही यहाँ पर इंक्लूडिंग कंट्रीज़ आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 16 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, स्वीडन, ये सब आपको नज़र आएंगे। तो ये ऑब्जर्वेटरी इतना ज़्यादा आने वाले समय पर चर्चाओं में आने वाली है, याद रखिएगा। बहुत आर्टिकल्स इसको लेकर पब्लिश होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस आर्टिकल को हम इंडिया से लिंक करके समझते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, भारत क्या कर रहा है। देखिए, भारत भी यहाँ पर एक ग्रोइंग प्लेयर है, हम भी लगातार स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारे पास में प्रोजेक्ट है, जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप है, एस्ट्रोसैट है, तो हमारे पास में भी रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को अगर और इम्प्रूव करना है, बड़े स्केल पे इवॉल्व होना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी ऐसी ईएसओ या ईएलटी जैसे यहाँ पर जो टेलीस्कोप तैयार हो रहा है, या जो यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन होगा तो इससे भारत को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम भी यहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हैं और जॉइंटली मिलकर रिसर्च कर सकते हैं एक्सो प्लैनेट्स, डार्क मैटर पे। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उन तक पहुंचेगी, उनकी कैपेबिलिटीज़ हम तक पहुंचेगी, हम दोनों मिलकर काम कर पाएंगे बेटर तरीके से। बाकी इंडियन साइंटिस्ट के लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएंगी टेलीस्कोप के सेक्टर के अंदर में। ये इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंडिया को भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसके अंदर में क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या क्रिटिसिज्म करंट समय पर हमको देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस यानी कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। सबसे पहली चीज़, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको अमाउंट चाहिए होगा। तो पैसा चाहिए और पैसे के बाद उसका मेंटेनेंस भी का भी ध्यान रखना होगा। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरा यहाँ पे टेक्निकल चैलेंज भी है, इसको मेंटेन करके रखना। और यहाँ पर मतलब लगातार आपको एक बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रकार की इंजीनियरिंग चाहिए होगी, तो लोगों का प्रेजेंस वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन ये भी खर्चे से ही लिंक हो सकता है। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ह्यूमंगस लेवल का आएगा। फिर एक और चैलेंज बहुत बड़ा है कि ऐसे ही बहुत सारे और भी मेगा टेलीस्कोप्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। तो फिर इस नए टेलीस्कोप की क्या ज़रूरत है हमें। हमारे पास में 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी है, जॉयंट मेगलन टेलीस्कोप है। तो ये कुछ राइवल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या है, जो ये प्रोजेक्ट करने वाला है, जो ये टेलीस्कोप करेगा, वो ये वाले टेलीस्कोप भी करेंगे। तो अगर गोल सिमिलर है, सबका गोल एक है, और आपके प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, तो क्या इसका कोई फ़ायदा हो पाएगा इतना पैसा खर्च करने का। इसको लेकर थोड़ी आलोचनाएं होती हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर में, याद रखिएगा। बाद में आप कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट कर दिया है। तो एक रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन पाएंगे। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। लेकिन अगली खबर पर बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके पास में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोग देखोगे, ये जितने भी नोट्स हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा किस चीज़ को लेकर, अपने टेलीस्कोप को लेकर हमने आर्टिकल पढ़ा। फिर उसके बाद में ऐसे ही न्यूज़पेपर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एडिटोरियल है, कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास में द हिंदू में एडिटोरियल है थर्मल पावर एमिशन को लेकर, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चैलेंजेस है, राइटर ने डिस्कस किया है, वो समझाया गया है, उसको आराम से प्रोवाइड करवाया गया है। फिर हमारा आज एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल है पिनाका को लेकर, तो क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बने हुए मिल जाते हैं। फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए
आंसर वगैरह सब यहीं पर मिल जाएंगे। ये पीडीएफ्स आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इन पीडीएफ्स को आप आराम से पा सकते हैं इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, आराम से देखिएगा, सेटिस्फाई हो जाओ तब जाके ये इन्वेस्टमेंट करना। यही पीडीएफ्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। और याद रखना ये जो पेमेंट आपका होगा, ऐसा नहीं है कि आज पेमेंट होगा और आज से ही पीडीएफ्स मिलने शुरू होंगे। पेमेंट आप करते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, पुराने सारे पीडीएफ्स आपके हाथ में आ जाएंगे, यानी आपका जो अमाउंट है वो हैंड टू हैंड रिकवर हो जाना है। जो बेनिफिट्स हैं वो आगे और भी मिलते रहेंगे। ठीक, चलिए अगली खबर पर आते हैं। ये बेसिकली एडिटोरियल है। यहाँ पे मैं आपको एडिटोरियल दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि एक क्लैरिटी मिले। ये रहा हमारा एडिटोरियल, आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल प्रेजेंट है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें ये देखना है सिलेबस के लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है। तो अशोक श्रीनिवास साहब हैं, ठीक है, मारिया चिराइल हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडिया के थर्मल पावर एमिशंस के बारे में। थर्मल पावर क्या होती है? थर्मल पावर वो पावर होती है जब हम कोयले से जनरेट करते हैं। देखिए, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है जहाँ पे सोलर विंड एनर्जीज़ को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन थर्मल पावर एमिशन के अंदर में आपने वो प्लांट्स देखे होंगे, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे कोयले को जलाकर उससे बिजली बनाई जाती है। लेकिन कोयले को जलाकर बिजली बनाना क्या ये आसान है? आसान नहीं है, थोड़ा टिपिकल है। प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है वो है पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण। क्योंकि ये जो कोयला है, इस कोयले के अंदर में कार्बन प्रेजेंट है। आप जलाएंगे, इसमें से कार्बन एमिशंस होगा और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगा इसमें से, क्योंकि इसी कोयले के अंदर में सल्फ़र कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो सल्फ़र भी निकलेगा, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो सल्फ़र हो। वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया है कि सरकार आज से 10 साल पहले से ही फोकस ये कर रही है, 2015 से ही कोशिश ये की जा रही है कि भारत के थर्मल पावर एमिशन के अंदर में सुधार किया जाए। लेकिन जितने भी कदम उठाए गए हैं उसको आगे भविष्य के लिए बार बार टाल दिया गया है। तो जो आखिरी नियम कानून लेकर आया गया था, जहाँ पे हम इस प्रदूषण को रोकने की बात कर रहे थे, उसको 2027 तक के लिए टाल दिया गया। तो बार बार ये पोस्टपोन करना, क्या ये सही चीज़ है? ये कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसको हमें समझना होगा। और दूसरी बात, कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी गलती कंज्यूमर के ऊपर थोप देते हैं। तो जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, आप हम जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी भुगतान हम कर रहे हैं, वो पेमेंट फालतू का हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पोल्यूशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो ये चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज को कैसे काउंटर किया जा सकता है वो भी राइटर ने डिस्कस किया है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन करना क्या है, आप आर्टिकल पढ़ के हटा दोगे, कभी भविष्य में दोबारा उठाओगे नहीं, पता है। लेकिन कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको नोट्स मिल जाएं, आप कभी भी आराम से पढ़ लें, आपके नोट्स के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये डेली आपको मिलता है, मतलब ऐसे ही करके हर एक आर्टिकल में डिटेल्स मिलती हैं। चलिए पहले हम समझते हैं आखिरकार राइटर का क्या कहना है, क्या इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। इन्होंने ये बोला, भारत का थर्मल पावर सेक्टर आज एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन के मामले में। ठीक है, हमारा ये थर्मल पावर सेक्टर, ऐसे प्लांट्स होते हैं, कोयला जलाते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, फिर वो बिजली शहरों तक पहुंचती है, ठीक है। लेकिन इसमें से बहुत सारा कार्बन एमिशन, ये प्रदूषण रिलीज होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया का जो थर्मल पावर सेक्टर है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आज हम लोग देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री में काउंट किए जाते हैं। रिसेंटली हमने निखिल कामत का, यहाँ पर आपने देखा ये पॉडकास्ट जिसमें वो एक इंटरव्यू ले रहे थे। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था 5 स्टार होटल के अंदर में, हर एक फैसिलिटी के साथ में, तो वो इंटरव्यू से उठ के निकल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है ना, उसको सही तरीके से सेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ आज भारत के अंदर में जो बिजली का प्रोडक्शन होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कोयले को जलाकर ही, कोयले को बर्न कर कर ही प्रोड्यूस करते हैं। कोयला बर्न होगा, कार्बन एमिशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर निकलेगा, पर्टिकुलेट मैटर निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी।
और ये सब चीज़ें क्या करेंगी, एक तो इंसान के लिए खतरनाक है, दूसरी चीज़ हमारे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देंगी, क्लाइमेट को और ज़्यादा गर्म करेंगी। जितना ज़्यादा क्लाइमेट गर्म होगा हमारे लिए और नई नई प्रकार की दिक्कतें लेकर आएगा। तो सरकार ने एक फोकस ये किया था, वो भी 2015 में, जैसा मैंने आपको बताया 2015 से ही कोशिश की जा रही है इसको रोकने के लिए कि भाई पोल्यूशन को रोका जाए, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नियम लेकर आए, लेकिन बार बार उसको डिले पे डिले करते चले जा रहे हैं। आखिरी जो एक्सटेंशन किया गया है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइड से बोला गया कि अब 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पर इस पोल्यूशन को रोकेंगे। पहले आपका ये टारगेट 2017 तक था, फिर आपने बढ़ाकर 2019 कर दिया, फिर आपने 2022 कर दिया, फिर 2024 कर दिया। नाउ अब नया रूल लेकर आए हो कि 2027 तक हम इस पोल्यूशन को काउंटर करेंगे। अगर आप इफ़ेक्टिव तरीके से स्टेप्स नहीं लेते हैं देन उसके बाद में मतलब पॉसिबल है 2027 तक भी कुछ नहीं होने वाला। 2027 में पहुंचेंगे, आप कहोगे अब हम 2030 तक पोल्यूशन को काउंटर करेंगे। तो ये गैप बहुत डेंजरस है। इसी गैप को यहाँ पर ये सागा वर्ड से कंसीडर किया गया है कि इंडिया के थर्मल पावर एमिशंस के अंदर में ये गैप चिंताजनक है, जो भारत के गोल्स को आने वाले समय पर डैमेज कर सकता है। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में नियम लेकर आए गए, नए नए डेडलाइन सेट की गई कि अब पोल्यूशन कम कर देंगे, अब कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाए। पोल्यूशन में हमारा मेन टारगेट ये था कि हम पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे जो यहाँ पर कंकड़ के दाने होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के, एक होता है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, अब छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के भी होते हैं। तो हमें इसको रोकना होगा क्योंकि ये इंसान के नाक में जाते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज करने की शक्ति रखते हैं ये पर्टिकुलेट मैटर। तो इसको रोकना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड को भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको रोकने की भी लिमिट सेट की थी। लेकिन कोई भी जो लिमिट्स हैं वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। और जो नियम कानून हम लेकर आए हैं, इसको हम ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस से कंपैरिजन करें तो हम थोड़े से वर्जन स्टेट में हैं, यानी हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बदतर हालत है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस, क्योंकि दुनिया में जब सबसे बड़े 3 पॉल्यूटर के नाम की बात होती है, दुनिया के 3 वो देश जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, तो उसमें दोस्तों यूएस, चाइना और इंडिया ही हैं। तो यूएस, चाइना और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं और अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, पोल्यूशन को लिमिट भी किया गया है। बट इंडिया ने यहाँ पे अपनी जब जब डेडलाइन सेट की है, उस डेडलाइन को आज तक एक्सटेंड किया गया है, आगे के लिए बढ़ाया गया है। हमें वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन यह है, ऐसा क्यों, कारण क्या है? हम नियम बना रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे, फिर समय आ जाता है, पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद में हम उस डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं कि इतने साल तक नियम अब लागू होगा। क्या प्रॉब्लम है? कुछ चैलेंजेस वगैरह हैं इसमें? हाँ, हमारे रास्ते में कुछ चुनौतियाँ हैं दोस्तों। अब चुनौतियाँ हैं जिससे लड़ा जा सकता है, सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज जो हमारे सामने आता है वो है टेक्निकल चैलेंज। देखिए, भारत का जो कोयला है इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है। देखिए, 2 प्रकार के कोयला होता है। एक, इंडिया कोयला इंपोर्ट करता है। जी बिल्कुल, हम कोयला इंपोर्ट भी करते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं वो हाई सल्फर कंटेंट वाला होता है, हाई कार्बन कंटेंट वाला होता है। एक कोयला इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है। भारत के पास में जो खुद का कोयला है उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है। तो ये तो हमारे लिए ऑटोमेटिक एक अच्छी बात हो गई ना। हम कोयला जलाएंगे, उसमें सल्फर ऑलरेडी कम है, तो प्रदूषण कम होगा। हमारे लिए आसान हो जाता है चीज़ों को इम्प्रूव करना। तो हमने क्या किया, जैसे आप ये वाले प्लांट्स देखते हैं ना, इन प्लांट्स में हम एक टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं FGD, जिसका फुल फॉर्म है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आप फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वाला जो इक्विपमेंट है, ये मशीन अपने प्लांट्स में लगा देंगे, तो इससे जो धुआं निकलेगा, जो प्रदूषण निकलेगा, उसमें से पहले ही सल्फर को निकाल लिया जाएगा। सल्फर को पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जो प्रदूषण या जो फ्लू गैस निकल कर आएगी वो डीसल्फराइज होगी, क्योंकि इसमें से सल्फर निकाल ली गई है। तो ना ही वो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होगी, ना ही वो इंसान के लिए खतरनाक होगी। लेकिन इसके लिए हमारे पावर प्लांट्स को ये FGD लगाना भी तो पड़ेगा ना, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम तो यही है, आज तक सभी पावर प्लांट ये FGD को इंस्टॉल नहीं कर पाए। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि इसका इंस्टॉलेशन, ये मशीन कब लगाओगे? लगाओ भाई इसको।
जैसे ही लगाओगे आपका जो धुआं निकल रहा है उसमें सल्फर होएगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, ऑटोमेटिक जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो पहला चैलेंज यही है कि टेक्निकल चैलेंज। दूसरा चैलेंज हमारे सामने है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एम्बिग्विटीज़। इसका मतलब क्या है, हमारी साइड से भी काफ़ी ढील छोड़ी गई। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलो पहले हमने टारगेट रखा कि 2017 तक जितने भी यहाँ पे पावर प्लांट हैं उसमें ये एफजीडी को लगा देंगे। फिर हमने सोचा 2019 तक लगा देंगे। फिर इस डेडलाइन को बढ़ाते चले गए 2021, 24, नाउ अब 2027 में यहाँ पे बोला जा रहा है 2027 तक यहाँ पे हमारे जितने पावर प्लांट्स हैं उसमें हम ये एफडीजी को लगाएंगे, यानी कि जो फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन है एफजीडी, इसको लगाएंगे। लेकिन आज तक यहाँ पे इसको पूरा नहीं किया गया, डायरेक्ट डेट और बढ़ा दी गई। और जो यहाँ पर ये काम किया जा रहा है इसको खुद अपोज किया है जो हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है और नीति आयोग है। ये खुद यहाँ पे इसको लेकर डाउट देखता है, कहता है कि भाई आप जो ये सल्फर को लेकर, सल्फर ऑक्साइड को लेकर जो एक साथ सभी के लिए नियम लेकर आ रहे हैं ना, ये सही नहीं है। क्यों ना आप इसको फेसेस में लेकर आएँ। तो सीईए और नीति आयोग ने खुद ओपोज किया है दोस्तों, याद रखिएगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट आज कर रही है सल्फर को काउंटर करने के लिए। तो ये कहते हैं कि भाई आप फेज अप्रोच पे अपनाइए, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, ऐसे फेसेस में धीरे धीरे करके काउंटर कीजिए। फेसेस में करेंगे तो आपके टारगेट्स पूरे होंगे कि हाँ एक छोटा सा फेस है कि हम इतने टारगेट्स में इतने थर्मल प्लांट्स को पहले डीसल्फराइज करेंगे, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज। ऐसे अप्रोच आपकी सही रहेगी, आप उसको गेन कर पाएंगे। अदरवाइज बड़े टारगेट रखेंगे तो अचीव करना मुश्किल है। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा चैलेंज है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये जो आप फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन की बात कर रहे हैं और पावर प्लांट्स के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इसको लगाया जाए, इसको इंस्टॉल किया जाए, इसके इंस्टॉलेशन में खर्चा बहुत आता है, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और अगर खर्चा आएगा तो वो कंपनी वाले यानी जो बिजली बना रहे हैं वो खर्चा कहाँ से, अपनी जेब से थोड़ी देंगे। वो तो ये करेंगे कि बिजली का दाम बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ गई तो वो बिजली का भुगतान किसको करना है, हमने करना है। आप हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो उसे करना है। तो ये जो ऑटोमेटिक जो बर्डन है ना इसका, वो कंज्यूमर्स पे आएगा। और पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कुछ पावर प्लांट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एफजीडी लगाया है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ाई है, जिसका बर्डन कंज्यूमर्स पे पड़ा है, नो डाउट। लेकिन कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब वो ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी एफजीडी को इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन वो ये दिखा देते हैं कि हमने एफजीडी लगाया हुआ है। वो खरीद के रख लेते हैं उस इक्विपमेंट को, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको इस्तेमाल करने में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, खर्चा बहुत लगेगा, उसका मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा होगा। इक्विपमेंट खरीदा लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन यूज़ ना करके यहाँ पर वो क्या दिखाते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उसका बर्डन भी कंज्यूमर पे आ रहा है। मतलब कुछ ऐसे हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे एफजीडी का, लेकिन फिर भी पैसा हमसे ले रहे हैं, बर्डन कंज्यूमर्स पे आ रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लायंस का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे रेगुलेशन का ध्यान रखना होगा, इनके ऊपर में थोड़ा निगरानी रखने की ज़रूरत है। फिर एक और चीज़ आती है लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये क्या प्रॉब्लम है, देखिए आज ना हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम वेरीफाई कर सकें कि आखिरकार ये नियम के हिसाब से प्लांट्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमने 2 बॉडीज़ बना रखी हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। तो आपके पास जब डेटा ही नहीं है तो जिस हिसाब से प्लांट्स चलाएंगे उस हिसाब से चलते रहेंगे, और वही हो रहा है एग्जैक्टली आज के समय पर। और इसका असर क्या होगा, इसका असर एनवायरनमेंट और लोगों की हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि ये सल्फर, ये कार्बन एमिशन, ये धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करेंगे। और ये वायु के माध्यम से जब इंसान के अंडर में पहुंचेंगे तो इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी ये देखने को मिलेगी, जो कि एग्जैक्टली सफ़र कर रहा है इंसान। उम्र से पहले यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जा रही है। आज आप थर्मल प्लांट्स को डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में लगा देते हैं, ये भी बड़ा चैलेंज है। एक जगह पे अच्छा खासा ह्यूमन सेटलमेंट है, लोग हैं दोस्तों वहाँ पे, बहुत सारे शहर बसा हुआ है, आप उस जगह पे थर्मल प्लांट्स लगा रहे हैं और वहाँ पे ये प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के तो हो रहा सिस्टम बेकार है ना, इसमें सुधार की रिक्वायरमेंट है। फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी की। तो ये जो फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन है ये कोयले के कंजम्पशन को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते भी हैं
तो काफ़ी सारे बॉडीज़ को या प्लांट्स को ये लगेगा कि अब तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ़र छन के जाएगा, सल्फ़र को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। तो कई बार यहाँ पे कोयले को ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे अगेन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फिर वर्क करना बंद कर जाएगा, क्योंकि इस एफजीडी की अपने आप में एक लिमिटेशन है। समझ रहे हैं? तो ये सब बॉडीज़ दोस्तों जिम्मेदार हैं जो सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम डाल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये लगातार डेडलाइन बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनका डेडलाइन बढ़ाने का काम है। थर्मल पावर प्रोड्यूसर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं भाई। उन्होंने यहाँ पर ये इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने की बजाय खरीद के रख लिया और ये दिखा रहे हैं हम इसका यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ाकर लोगों से और एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर वो खींच रहे हैं। सीईए और नीति आयोग ये भी केवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आप नियम लेकर आए हैं SO2 को लेकर, इसको हम इग्नोर करते हैं, है ना, इसके अगेंस्ट में हम अपोज करते हैं। आप अलग अलग जो फेसेस हैं उसमें अपने मिशन को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये भी केवल रिकमेंडेशन देने का काम करता है। दूसरी तरफ अब जो एनवायरमेंट की चिंता करते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो गए, NGOs हो गए, ये लगातार पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इनका कहना है कि आखिरकार क्या हो रहा है, आप इन नियमों को अच्छे से लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा चलता रहा तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रही है, या प्रायोरिटाइज़ करने में गवर्नमेंट फेलियर को फेस कर चुकी है। समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम है। कई बार शहरों में थर्मल प्लांट्स लगा दिया जाता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो राइटर ने इन सब पॉइंट्स को मेंशन किया है। नाउ अब लास्ट में यहाँ पे वो कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ सीख जो भारत ले सकता है, वो भी दुनिया से, चाइना से, यूरोप के मॉडल से या US के मॉडल से। जब बात करते हैं हम लोग चाइना से कोई सीख लेने की, बहुत सारी सीख हम ले सकते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, ये फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन का जो ये पोर्शन है, इसको सख्त तरीके से लागू करना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है आराम से, जो यहाँ पे चाइना ने भी किया। अब मान लो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स आपके पास में हैं, कुछ थर्मल पावर प्लांट्स जो FGD का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। अब जो नहीं कर रहे हैं उसको सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है, जैसे चाइना करता है। उनको इंसेंटिव दे दो कि अगर आप जितना जल्दी FGD लगा देंगे अपने प्लांट में, जिससे जो पोल्यूशन होगा वो साफ़ सुथरा होगा, मतलब कि उसमें कोई ज़्यादा जहरीली चीज़ नहीं होगी, तो ऐसा इंसेंटिव दे दो। तो इंसेंटिव दोगे तो ये प्लांट ज़रूर इसको लगाएंगे। और अगर जो इंसेंटिव देने के बाद भी नहीं लगाता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाना शुरू करो, ठीक है। उन प्लांट्स के ऊपर को पेनल्टीज़ लगाओ, ताकि वो अगर नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर भी इतना सारा फाइन मार दिया जाए, और उससे घबरा कर दूसरे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। तो ये मॉडल अपनाया जा सकता है, या यूरोप का मॉडल अपनाया जा सकता है, पल्यूटर पेज प्रिंसिपल का। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। या तो हम ये कह सकते हैं, जो पल्यूटर होगा, जो प्रदूषण करने वाली कंपनी है, जो कंपनी यहाँ पर प्रदूषण कर रही है, ये उसी की जिम्मेदारी है वो उस प्रदूषण को कंट्रोल करके रखे। उसमें जो भी खर्चा आएगा वो खुद उठाएगा, कोई दूसरा खर्चा नहीं उठाने वाला। तो इस सोच को डर कर, इसको देखते हुए यहाँ पर कुछ कंपनीज यहाँ पे नई चीज़ें अपना सकती हैं। तो पल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट अपना सकता है। फिर US का अप्रोच है कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। भाई सल्फ़र को रेगुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हैं, वो यहाँ पर US के अप्रोच में बोला गया है, ठीक है। अब ये 3 तरीके हैं जिससे हम काउंटर कर सकते हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड यही है कि आपके पास में नियम जो हैं आप आगे के लिए टालिए मत, आप उसको स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करो कि आखिरकार काम किस तरीके से हो रहा है। मार्केट बेस्ड सोल्यूशंस पर आओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज़ के ये मॉडल्स हैं, उनको अपनाया जा सकता है। और मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स में छूट दिया जाए, जिससे वो FGD को इंस्टॉल कर पाएँ, और छूट देने के बाद भी कोई नहीं लगाता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। या फिर लास्ट में एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये भी है कि इस कोयले की एनर्जी के ऊपर ध्यान क्यों देना जब इतनी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो हम ये फोकस कर सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ाया जा सकता है, जिसमें सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गया। इस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। जो हमारी रिन्यूएबल्स हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय हैं आज के समय पर, सिंपल सी बात है ना। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, पोल्यूशन अपने आप ही काउंटर होता हुआ नजर आएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली जो खबर दोस्तों आपके सामने ये प्रेजेंट है, एक सेकंड रुको, मैं आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये आज आपके अखबार में प्रेजेंट है। अब देखो ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। कुछ टॉपिक्स हैं जो द हिंदू में लेट आते हैं और मैं थंबनेल के थ्रू पहले ही पढ़ा देता हूँ। ये देखो,
31 जनवरी को मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पावर ऑफ इंडियन आर्मी विल इंक्रीज, 10,000 करोड़ रुपए के जो गोला बारूद है इसकी खरीद को मंजूरी दी गई थी। अब वो जो मंजूरी है उसको पक्का कर दिया गया है। इस आर्टिकल में आप देख पाएंगे कि 10,147 करोड़ रुपीस का जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन किया गया है फॉर द पिनाका एम्यूनिशन। यानी इस पिनाका ये रॉकेट सिस्टम जो है ना, इसको बोलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इस सिस्टम में मल्टीपल रॉकेट्स हैं जिसको हम एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में ये सारे रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने इन सिस्टम्स के लिए गोला बारूद चाहिए होता है, इन मिसाइल्स को दागने के लिए गोला बारूद चाहिए होता है। तो वो जो गोला बारूद है बेसिकली उसको परचेज करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से, और कल ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो गोला बारूद आएगा पिनाका सिस्टम के लिए, ये यहाँ पे समझाया गया। अब देखिए इसमें बाकी तो और कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि और कुछ यहाँ पर डिटेल से पढ़ना हो, एग्ज़ाम में और कुछ पूछ लिया जाए। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं वो है आपके इस पिनाका सिस्टम के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से फॉर्म हो सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में। लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसको भी पढ़ के चलना, उसके लेकर भी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूज़ आर्टिकल आपका नोट्स इस तरीके से तैयार हो जाएगा। पिनाका क्या है? आपका पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या मतलब है? ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 ट्रक्स हैं। ये आपके टाटरा ट्रक हैं और इस टाटरा ट्रक के ऊपर में हमने एक ट्रक में 12 मिसाइल्स को फिट कर रखा है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम माउंट कर रखा है टाटरा ट्रक के ऊपर में। और इसमें इस पूरे 12 मिसाइल्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो दो पॉड्स के अंदर में इसको बांटा गया है। एक पॉड में 6 मिसाइल हैं, 3 ये, दूसरे पॉड में बाकी 6 मिसाइल हैं, 3 ये। ठीक है, तो ये 12 मिसाइल्स हो गई। तो इसको दागेंगे तो कुछ सेकंड में एक के बाद एक ऐसे करके 12 मिसाइल्स एक साथ दागी जा सकती हैं। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ट्रक्स एक साथ खड़े करके एक साथ सभी मिसाइल्स को दाग के दुश्मन के एरिया में डिस्ट्रक्शन मचाया जा सकता है। ये पिनाका का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पिनाका के बारे में आपको क्लियर हो गया। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मतलब समझ गए, जहाँ पे मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहाँ पर इस डील को एक अप्रूवल दे दिया है। 10,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है। इसमें 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करे गए हैं, जिसमें 6,050 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है और 4,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हम अपने पिनाका सिस्टम के लिए ये गोला बारूद को परचेज़ करेंगे, जिससे यहाँ पर हम इसकी रेंज को भी और बढ़ा सकते हैं, इसकी ताकत को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, ये डील किस किस कंपनी से की गई है ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा गया तो इस पिनाका सिस्टम के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। अब जो मैं आपको बातें बताऊँगा ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि दिस इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये जो सिस्टम हमने तैयार किया है ये रशिया के एक सिस्टम से इंस्पायर होकर तैयार किया है। B-21 ग्रैड नाम का, यहाँ पर ग्रैड याद रख सकते हैं। ये रशिया का इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था, जिसके थ्रू रशिया मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च करने की ताकत रखता था। वहीं से हम लोग इंस्पायर होकर हमने खुद का पिनाका सिस्टम को डेवलप किया। और पिनाका सिस्टम की सबसे पहली बार टेस्टिंग कब हुई थी? कारगिल वॉर में, याद होगा। तो कारगिल वॉर के समय पर यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई, पहली बार इस्तेमाल हुआ। इसको डिज़ाइन किसने किया है? DRDO की एक लैबोरेटरी है जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसके थ्रू यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया जाता है। और ये पिनाका सिस्टम एक घातक तरीके से रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखता है अपने आप में। इसके फीचर्स क्या हैं? क्योंकि इसके अंदर में मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, रिप्लेनिशमेंट कम लोडर व्हीकल है, रिप्लेनिशमेंट व्हीकल है, कमांड पोस्ट व्हीकल्स हैं, तो इसमें कुछ व्हीकल्स का यूज़ किया गया है। उसके अलावा ये रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस रॉकेट लॉन्चर में 2 पॉड्स हैं और दोनों पॉड्स में 6-6 रॉकेट हैं। तो आप 12 रॉकेट्स को दाग सकते हैं 48 सेकेंड्स के अंदर अंदर। ये ताकत है पिनाका रॉकेट लॉन्चर की। इस पूरे सिस्टम को टाटा ट्रक पे माउंट किया गया है। इंडिया के पास में ऑलरेडी ऐसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के वर्जन्स आ चुके हैं। याद रखिएगा, हमारे पास में अलग अलग प्रकार के वर्जन्स हैं। अब जो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल का आपका आज का रिविजन हो जाएगा इस आर्टिकल में। तो याद ये रखना है, जो पिनाका MK1 रॉकेट है इसका जो रेंज है, पिनाका MK1 की बात कर रहा हूँ, इसकी अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो जो पिनाका MK1 है इसका 48 किलोमीटर का रेंज है। ठीक है, फिर
पिनाका MK1 एनहेंस्ड जो है, ये तो MK1 हो गया, एक दूसरा वर्जन है MK1 एनहेंस्ड, इसका 60 किलोमीटर्स का यहाँ पे रेंज है। फिर MK1 के बाद में MK2 जो है, इसका 90 किलोमीटर्स का रेंज है। फिर उसके बाद MK3 वाला रॉकेट आपको नजर आएगा। MK3 थोड़ा और एडवांस वर्जन है, क्योंकि DRDO आज MK3 रॉकेट के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके दो वेरिएंट्स यहाँ पे तैयार कर रहा है। पहला वेरिएंट का जो लगभग रेंज होगा वो 120 किलोमीटर के आसपास होगा। सेकंड वाले वेरिएंट्स का यहाँ पर 300 किलोमीटर के आसपास होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम होने वाला है, ये किसी भी प्रकार के वेदर सिस्टम में काम कर सकता है। ये ऑल वेदर इक्विपमेंट होने वाला है, तो चाहे मौसम कैसा भी हो, बरसात हो या मौसम ख़राब हो, आराम से यहाँ पर ये काम करेगा। इसके अंदर में आपकी गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स दोनों लॉन्च हो सकती हैं। गाइडेड मिसाइल जिसको गाइड किया जाएगा और अपने पूरे सटीक तरीके से सेफ्टी के साथ में अपने टारगेट को हिट करती है। दूसरी अनगाइडेड मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दोनों ही मिसाइल्स को लॉन्च करने की ताकत पिनाका सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आंसर भी आपको यहाँ पर इसके पता चलेंगे। मैं आप लोगों से बोलूँगा और तुरंत बोलूँगा। आप सभी लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करो। मतलब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका आंसर लिख देना आगे, 2 दे रहा हूँ, फिर उसका आंसर लिख देना आगे, फिर लास्ट में यहाँ पर सबके चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट्स को ओपन कर लो फटाफट आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज थर्मल पावर एमिशन नॉर्म्स। भारत के जो थर्मल पावर एमिशन को लेकर नियम कानून है, इसको लेकर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप लोग को बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पहला मेजर रिवीजन किया गया था, यानी कि इंडिया के थर्मल पावर एमिशंस के जो नियम हैं, इसको सबसे पहली बार 2015 में लेकर आए हम लोग। ठीक है, वहीं पर ही हम लोगों ने सबसे पहली बार तारीख को आगे बढ़ाया, ये कहना चाहता है पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, जो भारत का कोयला होता है इसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बाकी दूसरे कंट्रीज़ के कोयले के कंपैरिजन में। इस वजह से यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को मेंटेन कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इन्होंने लगातार ये जो नियम है सल्फर ऑक्साइड को लेकर, इसको सपोर्ट किया है भारत के अंदर सभी थर्मल प्लांट्स को लेकर। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से आर्टिकल को पढ़ा है तो आप आराम से यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। यही चीज़ आपको आपके कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आप कंसंट्रेशन को बढ़ाने के ऊपर में ज़्यादा फोकस दे पाएंगे, क्योंकि सुनोगे अच्छे से तभी इसका आंसर दे पाओगे। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी लोगों ने क्या लिखा है बताओ। मैं आपको आंसर तुरंत बताता हूँ, लेकिन कॉमेंट सेक्शन ओपन कर लो आप सभी लोग। लिख दिया आंसर? चलो चेक करना, चेक सही है तो राइट लगा देना, गलत है तो रॉन्ग लगा देना। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ में यहाँ पर इसके उत्तर देना। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है इसमें से कौन कौन सा सही है। पहला सही है बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल अगर आप देखोगे तो जो पहला मेजर रिवीजन है भारत के थर्मल पावर एमिशन नॉर्म्स का, ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015 से 2017 तक का हमने यहाँ पर ये टारगेट रखा। तो पहला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, भारत के कोयले में हाई सल्फर कॉन्टेंट होता है, यहीं पर गेम खत्म हो गया। देखिए इंडिया के कोयले में लोअर सल्फर कॉन्टेंट होता है, हायर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैनेज करना आसान है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इस वजह से सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड वाले को देखोगे तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, यह लगातार और हमेशा से ही यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती हुई आई है कि हम सल्फर ऑक्साइड के यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं भारत के हर एक प्लांट्स में। क्या ये सही बात है? याद करो आपको क्या पढ़ाया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाहे वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो चाहे वो नीति आयोग हो, इन्होंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को ओपोज किया था। ये कह रहे थे कि फेसेस में, अलग अलग फेसेस के अंदर में आप थर्मल प्लांट्स के अंदर में सुधार कर सकते हैं। तो फेसेस में मिशंस को लॉन्च कीजिए। याद आ रहा है ना फेस वाला कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली पहला सही है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही लिखा है सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यूरोप का जो मॉडल है। तो ये जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर डिस्कस करता है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है ये आपको बताना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है
क्या पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंदर में सरकार को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फंडिंग करना चाहिए? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के अंदर में जो कंज्यूमर होता है, जो ग्राहक होता है स्पेशली, वो यहाँ पर उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो भी एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है उसका खर्चे की भरपाई वो करेगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो खुद कंपनी होती है, जो एंटिटी होती है, वो यहाँ पे जिम्मेदार होती है अपने पोल्यूशन के लिए कि भाई अगर वो प्रदूषण कर रही है तो उस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कंपनी के पास में है। या फिर जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो ये सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड करवाना चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लेकर? अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बताओ कौन सही होना चाहिए। लिख दिया अपना आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं क्या होना चाहिए। हमने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये सारी जिम्मेदारी उस एंटिटी, उस कंपनी के ऊपर होगी, उस प्लांट्स के ऊपर होगी जो प्रदूषण करेगा, जो पोल्यूशन करेगा। जितना प्रदूषण करा है उसको ख़त्म करने के लिए जो कॉस्ट है वो कंपनी खुद उठाएगी। जो कर रहा है वही कंपनी उठाएगी। कंज्यूमर क्यों उठाएगा? जो प्रदूषण करेगा वही खर्चा करे, वही यहाँ पर उसको रोके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन मस्ट बेयर द कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग इट्स इम्पैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसका आंसर लिखना ही है आप लोगों को। ध्यान से मेरी बात को सुना है आपने इस लेक्चर के अंदर में तो आंसर ज़रूर देंगे। क्वेश्चन यह है कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसको हमने डेवलप किया है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमने ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बनाया? BM-21 ग्रैड या अग्नि 2 या पृथ्वी 1 या फिर ब्रह्मोस? बताइए क्या होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि पिनाका सिस्टम हमने डेवलप किया है एक सिस्टम से इंस्पायर होके। वो रशिया का सिस्टम था। वो कौन सा था? वो था यहाँ पे ग्रैड सिस्टम, BM-21 ग्रैड सिस्टम। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे ध्यान से चीज़ें सुनी है तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन है आपका पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर। अगेन यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसको DRDO ने डेवलप किया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यह जो सिस्टम है इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कारगिल वॉर के समय पर 1999 में। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है जो पिनाका है इसके अंदर में पूरी ताकत है, ये कैपेबल है आपके गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, B 2 एंड 3 ओनली, C 1 एंड 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों सही हैं। याद करो आपको क्या पढ़ाया था पिनाका के बारे में। ये तीनों स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है? लिख दिया आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं। क्या इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, क्या मतलब इसको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं? जी बिल्कुल। इसमें से आप मल्टीपल रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। क्या इसको DRDO ने डेवलप किया है? सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इस सिस्टम को सबसे पहली बार इस्तेमाल कारगिल वॉर में किया गया था। जी बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये बात लिखी नहीं थी लेकिन मैंने बताई ज़रूर थी। तीसरा, जो ये पिनाका है ये दोनों गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। तो अगेन थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। एक और न्यूज़ आर्टिकल हमारे सामने प्रेजेंट है, वो ये वाला है जहाँ पे चाबार पोर्ट को लेकर बात हो रही है। आप ये देखिएगा भारत ने चाबार पोर्ट कहाँ पे बनाया है, इसकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है। ये ईरान है, यहाँ पे हमारा चाबार पोर्ट है। ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर में, जिसको चाइना ने बनाया है। और ये जो लाइन मैंने खींच दी है ना, यह है CPEC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको चाइना ने भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से से गुजारा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर एक तरफ और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये चाबार पोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा INSTC कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसको यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। तो भारत के पास में इस चाबार पोर्ट का एक्सेस आया। ये बंदरगाह हमारे लिए बहुत ज़रूरी था अगर हमें चाइना को ग्वादर पोर्ट पे काउंटर करना है। बट रिसेंटली अमेरिका ने, क्योंकि आपको पता है USA और ईरान के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप
पहले ईरान के ऊपर में हर पॉसिबल सैंक्शंस को लगा चुके हैं, क्योंकि यूएसए का कहना यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब तक यूएसए को ये सौंप नहीं देता तब तक ये सैंक्शन लगते रहेंगे, ईरान को परेशान करते रहेंगे। तो बेसिकली इन परेशानियों में, इन सैंक्शंस के ऊपर में चाबार पोर्ट को लेकर छूट दी गई थी, वेवर दिया गया था, याद रखिएगा, वेवर मतलब छूट देना। तो जो बाइडन के समय पर तो इतनी परेशानी हुई नहीं, जो बाइडन का कार्यकाल पूरा निकल गया। लेकिन अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये जितनी भी छूट दी थी इसको ख़त्म कर दिया है, कि भारत को जो छूट मिली है कि वो चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, ये ख़त्म हो रहा है। तो इंडिया को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत ऑलरेडी 200 करोड़ से ज़्यादा का इक्विपमेंट्स इस एरिया में भेज चुका है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जिसका फ़ायदा ईरान को भी होता, इंडिया को भी होता। तो ईरान में ये इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के तौर पे यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेप उठा रहे हैं। और ट्रंप ने ये बोला है कि जितने भी यहाँ पर छूट दी गई है वो सब छूट मैं ख़त्म करता हूँ। अब भारत को ऑब्वियस ही बात है आने वाले समय पर परेशानी हो सकती है, ये पैसा हमारा अटक गया है, अटक सकता क्या, अटक गया है, क्योंकि यहाँ पर ये छूट कैंसिल कर दी गई है। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इंडिया क्या करता है अभी कोई स्टेप पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक सरकार साइलेंट है इस पूरे स्टेप के ऊपर में जो यूएसए की साइड से लिया गया है, जो हमारे फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये चाबार पोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे ऊपर हमें रशिया से व्यापार करना हो, ठीक है, ये रास्ता ऊपर तक जाता है, या दूसरे कॉरिडोर्स को जोड़ना हो, या हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचाना हो। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज यहाँ पर ये परेशानियाँ भारत फेस कर रहा है, ठीक है। और ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि यूएसए और ईरान के रिलेशंस अपने आपस में ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा डिस्कशन। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, हर एक चीज़ जानने को मिली होगी आज के न्यूज़पेपर सेशन में, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम आते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।